बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो क्योंकि वक्त बदलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आज वक्त बदलने वाला है, वो भी शाम को 6:04 पर, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। और आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराने वाला दिन है। यह दिन पूरे भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। आप सभी जानते हैं आज शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। उसी के साथ बहुत सारे सवाल आप सब लोगों के दिमाग में हैं कि आखिर चंद्रयान 3 वहां तक पहुंचा कैसे है। देखिए, बहुत सारे लोगों को बस इतना पता है कि चंद्रयान 3 आज कदम रखेगा। उसके आगे की यात्रा और उसके बाद की यात्रा के जानने के बारे में बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। तो आज हम बात करेंगे इन दो मुद्दों पर कि चंद्रयान 3 कैसे वहां तक पहुंचा है, चंद्रयान 2 में क्या गलतियां रही थी जो चंद्रयान 3 में हमने सुधारी हैं, और चंद्रयान 3 को बेहद सफल हमने बनाया है, और वहां पर जाने के बाद आखिर चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन हर एक चीज के बारे में। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 8 नवंबर 2008 को, जब भारत ने चंद्रयान 1 को भेजा था चंद्रमा पर। जब चंद्रयान 1 इतना सफल हो चुका था तो चंद्रयान 2 असफल क्यों रहा। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है क्रैश लैंडिंग और एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। आजकल आप सभी बहुत सुन रहे होंगे सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए, क्रैश लैंडिंग में क्या होता है कि चंद्रयान 1 को जैसे चंद्रमा की सरफेस पर भेजा गया और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद उसको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद चंद्रयान 1 आता है और चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये क्रैश ही हो गया तो इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि किसी चीज को लेकर आए और चंद्रमा की सतह पर प्यार से उतारें और उसके बाद उसमें से रोवर बाहर निकले जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करे। यह टेक्नोलॉजी चंद्रयान 2 से पहले देश में नहीं थी, तो चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग करवाई गई। अब क्रैश लैंडिंग में हमें डेटा कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए चंद्रयान 1 में से रोवर बाहर आता है और हवा में ही वो फोटो लेने लगता है, और जितने भी वो फोटो वगैरह लेता है उनको स्पेस स्टेशन को भेज देता है, और जैसे ही वो टकराता है उससे धूल मिट्टी जो उड़ती है उसी का अध्ययन उसके सेंसर बस कर पाते हैं और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि रोवर उतरेगा और प्रॉपर घूम घूम कर उसकी सतह का अध्ययन करेगा। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है, भारत वहां जाने की कोशिश कर रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, जो बेहद उबड़ खाबड़ है और आज तक कोई भी देश वहां पर लैंडिंग नहीं करा पाया है। चंद्रयान 1 ने जो इस इमेजेस भेजी थी उसमें सबूत मिले थे चंद्रमा पर पानी होने के। इसी के बाद सभी देशों में खलबली मच गई और सभी ने अपने चंद्रयान को वहां पर भेजना शुरू कर दिया। हालांकि उससे पहले भी वहां पर कुछ चंद्रयान भेजे गए थे। आइए बात करते हैं कि चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी सी चीजें, जो कि लॉन्च हुआ था 6 सितंबर 2019 को। हालांकि उसमें मिशन रखा गया था सॉफ्ट लैंडिंग का, बट लैंडर को कोई जगह प्रॉपर उतरने के लिए नहीं मिल पाई और 2 किलोमीटर पहले वो अपने रास्ते से भटक गया और लगभग 335 मीटर ऊपर चंद्रमा की सतह से वो पूरा इसरो के नियंत्रण से बाहर हो गया और सतह पर जाकर टकरा गया। ये था चंद्रयान 2 का असफल होने का कारण। आइए अब आगे थोड़ी सी और बात करें कि चंद्रयान 3 इतना मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी देशों ने जो भी चंद्रयान भेजे हैं वो उन हिस्सों पर भेजे हैं जो सपाट हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, तो कोई भी देश अब तक इस पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं करा पाया है। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत पूरे संसार कहिए आप, पूरे संसार में नंबर 1 पर ऐसा करने वाला देश हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि चंद्रयान 3 की यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे ये यहां तक रही। देखिए, मैंने देखा है लोगों के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। लोगों का कहना है कि अगर रॉकेट इतना बड़ा है तो चंद्रमा पर फिर ये छोटा सा हिस्सा ही क्यों जाता है। देखिए, रॉकेट का जितना भी आपको बड़ा हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये केवल एक इंजन की तरह काम करते हैं, जो कि केवल इतने से हिस्से को, इतने से सेक्शन को, जिसमें मेनली लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल और ऑर्बिटर 4 चीजें होती हैं, इनको ले जाने के लिए ऊपर होते हैं। आगे इनके बारे में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कि इन हिस्सों का क्या होता है। देखिए, आप सभी भी जानते हैं कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जिससे बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वेग की जरूरत होती है। उसी एनर्जी और वेग को देने के लिए ये सारे के सारे रॉकेट्स यहां पर लगाए जाते हैं। तो देखेंगे आप, एक बार ध्यान से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये जो मेन रॉकेट वाले सेक्शन जो होते हैं ये कुछ ऊंचाई पर जाकर अलग हो जाते हैं। उसके बाद मेन हिस्सा जो बचता है इतना, यहां से
टॉप इसकी कवरिंग अलग हो जाती है, ये कवरिंग लगाई जाती है हवा के दबाव से बचाने के लिए, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में जाकर जहां पर हवा नहीं है वहां इस कवरिंग को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सारे सेक्शंस धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और फिर मेन सेक्शन केवल सैटेलाइट सेक्शन बचता है लगभग 179 यानी कि 180 किलोमीटर पर, और इसकी गति जो होती है वो 10.2 किलोमीटर पर सेकंड थी, यानी कि एक सेकंड में इतनी किलोमीटर की यात्रा ये कर रहा था। आइए अब जानते हैं कि ये जो मेन सेक्शन होता है इसके अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो मौजूद होते हैं, आइए थोड़ा सा चलते हैं इस यूनिट की यात्रा पर। तो आइए देखें इसकी यात्रा कैसी रही। 14 जुलाई से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जिसने पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए कई चक्कर लगाए, और चक्कर लगाने के बाद ये पहुंच जाता है चंद्रमा पर। अब चंद्रमा पर जाने के बाद इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींचता है। अब केवल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है केवल और केवल उसको सही दिशा देने के लिए और सही कक्षा में घुमाने के लिए, जो कि काम करता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। आइए और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। देखिए ये मैंने आपको बताया 4 यूनिट होती हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 में जो हमने ऑर्बिटर भेजा था वो बिल्कुल सुरक्षित है, तो उसी ऑर्बिटर की मदद ले ली जाएगी। अब की बार कोई भी ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, उसके बदले प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ही इस लैंडर को चंद्रमा पर सही जगह तक छोड़ेगा, सही जगह पर भेजेगा, यही इसको एनर्जी देगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। और लैंडर के अंदर है रोवर। लैंडर का वजन, विक्रम लैंडर का वजन लगभग 1750 किलोग्राम है, और उसमें से जो रोवर निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर उसके सरफेस का अध्ययन करेगा, उसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है। आइए जरा देखते हैं कि चंद्रयान 2 में ऐसी क्या गलतियां हुई थी जिनकी वजह से लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। तो चंद्रयान 2 में पहली गलती थी छोटे क्षेत्र का चुनाव। अब की बार चंद्रयान 3 में एक बड़े क्षेत्र के चुनाव का मौका दिया गया है। चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसको दिए गए क्षेत्र में उतरने के लिए कोई सही जगह मिल ही नहीं पाई थी, लेकिन चंद्रयान 3 को बहुत बड़ा एरिया दिया गया है ताकि लैंडर आराम से अपनी जगह को वहां पर ढूंढ सके। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में ज्यादा फ्यूल डाला गया है ताकि वो ज्यादा देर तक अपनी जगह ढूंढने के लिए हवा में टिक सके। उसके बाद इसके जो पैर हैं, लैंडर के जो पैर हैं, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही लैंडर नीचे जमीन पर हिट करेगा तो सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ेगा वो इसके पैरों पर पड़ेगा। तो इसके पैरों को अब की बार और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है, और जगह के सही चुनाव के लिए चंद्रयान 2 के लैंडर की कुछ इमेजेस भी इसमें पहले से सेट कर दी गई हैं, जो कि इसको बेहद सफल बनाने में लाभदायक होंगी। तो ये हो गई लैंडर और रोवर की बात, और हमने चंद्रयान 3 से क्या सीखा है। अब देखिए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लैंडर रोवर तो चंद्रमा की सतह पर चले जाएंगे, और जो बचेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल ये चंद्रमा के आसपास लगभग 4 से 6 महीने घूमेगा और उसकी सतह का अध्ययन करके सारा डेटा इसरो को भेजता रहेगा, यानी कि इसका भी अपना एक अलग ही उपयोग है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रोवर में, लैंडर और रोवर में क्या क्या सेंसर्स लगे हैं, या वहां जाने के बाद ये किस तरह की खोजबीन हमारे लिए करेंगे, तो आइए वन बाय वन सभी की बात करेंगे। लैंडर में लगे हुए हैं 3 सेंसर। पहला सेंसर है रामभा सेंसर, या रामभा प्रोब आप इसको बोल सकते हैं। ये प्रोब क्या करेगी कि वहां पर जो टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा, ये प्रोब क्या करेगी, ये प्रोब वहां पर मौजूद, आप ऐसे मानिए, चट्टानों को पिघलाएगी और उनसे निकलने वाली गैसेस के बारे में अध्ययन करेगी, ताकि हमें ये पता लग सके कि एक्चुअल में वहां की धरती पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। दूसरी है चेस्ट। चेस्ट एक सेंसर है। चेस्ट सेंसर क्या करेगा कि वहां के तापमान के बारे में नाप करेगा कि यहाँ का तापमान कितना है। हालांकि आपको पता है कि चंद्रमा का तापमान एक स्पेशल समय में लगभग -203 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अगला सेंसर है एल्सा। एल्सा क्या करेगा, जिस प्रकार से सीस्मोग्राफ धरती पर भूकंप का अध्ययन करता है, वैसे ही एल्सा चंद्रमा की सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपनों का अध्ययन करेगा। तो ये हैं वो सेंसर जो लैंडर में लगे हुए हैं। उसके बाद जो रोवर, जो कि चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है, उसमें जो सेंसर्स लगे हैं उनमें पहला सेंसर है आपका APXC। APXC की फुल फॉर्म अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा, ये वहां की मिट्टी के बारे में छानबीन करेगा और वहां की मिट्टी में क्या क्या मौजूद है उनके बारे में अध्ययन करेगा।
उसके बाद अगला सेंसर है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये कुछ स्पेशल टाइप के खनिजों के बारे में, तत्वों के बारे में अध्ययन करेगा जिनमें मौजूद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम आदि। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, इसमें एक अलग तरह का सेंसर है जिसका नाम है शेप सेंसर। क्या काम करेगा कि जब ये चंद्रमा के आसपास घूम रहा होगा तो वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में सारी स्टडी करेगा, जिसका डेटा ये इसरो को भेज देगा। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ही समय पहले यानी कि 14 जुलाई 2023 को लैंडर विक्रम ने ऊपर से पृथ्वी कैसी दिखती है इसकी इमेज भेजी। अगली इमेज लैंडर विक्रम ने सक्सेसफुली 6 अगस्त 2023 को भेजी। ये इमेज थी चंद्रमा की, जिसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिल पाई। और अगली इमेज जो भेजी गई थी वो 9 अगस्त 2023 को भेजी गई थी, जब लैटिट्यूड था 4400 किलोमीटर, यानी कि लैंडर लगभग 4400 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। लेकिन आज जब वो समय है कि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरें और वहां पर जाकर उसका पूरा अध्ययन करें, तो दोस्तों ये वाकई पूरे भारतवर्ष के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए और पूरे विज्ञान जगत के लिए, तकनीकी जगत के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिन होगा। ये वो दिन होगा, ये वो उपलब्धि होगी जो भारत को शीर्ष पर लाकर खड़ा कर देगी और पूरी दुनिया फिर से एक बार पूरे भारतवर्ष की ताकत को जान सकेगी और पूरे भारतवर्ष को पहचान मिल सकेगी। तो आशा करते हैं सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए प्रार्थना करने में कि ये लैंडिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहनी चाहिए। तो मैं भी इस सक्सेसफुल लैंडिंग की कामना करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।